आज है 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज का दिन शेयर बाजार के लिए काफी पॉजिटिव रहा, जहां सुबह की हल्की बढ़त धीरे धीरे पूरे दिन की मजबूत रैली में बदल गई। सेंसेक्स करीब 1372 अंक चढ़कर 74,068 पर बंद हुआ और निफ्टी 22,912 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे साफ दिखा कि बाजार में हर तरफ खरीदारी का माहौल बना हुआ था। सबसे खास बात ये रही कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड कैप और बाकी छोटे शेयरों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ भी काफी मजबूत रही, यानी हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले लगभग 3 शेयर बढ़ रहे थे, जो बाजार की सेहत को मजबूत दिखाता है। बैंकिंग सेक्टर ने भी आज शानदार प्रदर्शन किया, जहां बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी आई और HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इससे ये संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे वापस आ रहा है। सेक्टोरल तौर पर देखें तो लगभग हर सेक्टर में तेजी रही, लेकिन कैपिटल मार्केट सेक्टर सबसे आगे रहा। इसके अलावा ऑटो, IT, मेटल और रियलिटी जैसे सेक्टर्स में भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे रैली और चौड़ी हो गई। आज के बड़े गेनर्स की बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो और इंडिगो करीब 5% तक उछले। इंडिगो को खास फायदा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिला, क्योंकि कंपनी का खर्च तेल पर काफी निर्भर करता है। एशियन पेंट्स में भी 4% से ज्यादा तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने 6 से 8% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं HDFC बैंक ने लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद वापसी की और करीब 3% चढ़ा, जिससे बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट मिला। तेल की कीमतों में नरमी का सीधा फायदा HPCL और BPCL जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिला, जिनके शेयर करीब 5% तक चढ़ गए। इसका मतलब साफ है कि जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो इन कंपनियों के मार्जिन बेहतर होते हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी हलचल रही, जहां कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को 4,439 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले, जिससे शेयर में तेजी आई। वहीं फूड डिलीवरी सेक्टर में स्विगी और जोमैटो दोनों में उछाल देखने को मिला, क्योंकि प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का असर दिखा। हाल की गिरावट के बाद बाजार में वैल्यू बाइंग भी एक बड़ी वजह रही। जब अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं तो निवेशक मौके का फायदा उठाते हैं, और यही चीज आज की तेजी में देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि एशियाई बाजारों के साथ साथ अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी राहत के संकेत भी बाजार के लिए पॉजिटिव रहे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर संभावित कार्रवाई को कुछ समय के लिए टालने की खबर से बाजार को राहत मिली। हालांकि पूरी स्थिति अभी भी साफ नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रही। ब्रेंट क्रूड करीब $110 से नीचे आकर $104 के आसपास पहुंच गया, जिससे महंगाई और इकोनॉमी पर दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। आगे के लिए टेक्निकल संकेत बताते हैं कि अगर निफ्टी 22,680 के ऊपर बना रहता है तो बाजार में मजबूती जारी रह सकती है, लेकिन अगर ये 22,470 के नीचे फिसलता है तो फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को लेकर भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अगर ये 53,000 के ऊपर टिकता है तो आने वाले समय में 54,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि नीचे की तरफ 51,500 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालातों के चलते भारत सरकार अब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर हो गई है। इसी दिशा में सरकार कच्चे तेल की तरह प्राकृतिक गैस का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में किसी भी सप्लाई संकट से बचा जा सके। सरकार करीब 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त ऊर्जा रिजर्व तैयार करने पर विचार कर रही है, और साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क यानी PNG नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एथेनॉल जैसे विकल्पों को बढ़ावा देकर तेल आयात का निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। इन कदमों का मकसद साफ है कि अगर ग्लोबल स्तर पर कोई संकट आता है, जैसे युद्ध या सप्लाई रुकावट, तो भारत की इकोनॉमी पर उसका असर कम पड़े और आम लोगों को महंगाई का झटका न लगे। दूसरी बड़ी खबर में BPCL ने गुरुग्राम में देश का पहला LPG ATM लॉन्च किया है, जहां 2 से 3 मिनट में 10 किलो का गैस सिलेंडर 24 घंटे कभी भी लिया जा सकता है। ये सुविधा फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई है और अभी भारत गैस के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस LPG ATM में कंपोजिट सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, जो हल्के और आसान होते हैं। साथ ही इसमें स्मार्ट सेंसर सिस्टम लगा है, जो स्टॉक कम होने पर अलर्ट भेजता है। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में इसे दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता है, जिससे गैस लेने की पूरी प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।
अगली खबर, जीएसटी का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फिर से बड़ी समस्या बनकर सामने आया है, जहां कंपनियां कच्चा माल खरीदते समय ज्यादा टैक्स देती हैं, लेकिन तैयार माल बेचते समय कम टैक्स लगता है। इससे उनका पैसा रिफंड में फंस जाता है और कैश फ्लो यानी रोजमर्रा के खर्च चलाने में दबाव बढ़ जाता है। अभी दिक्कत यह है कि कंपनियों को सिर्फ कच्चे माल पर दिए गए टैक्स का ही रिफंड मिलता है, जबकि सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल फीस और मशीनरी पर दिए गए टैक्स का पैसा वापस नहीं मिलता। इंडस्ट्री की मांग है कि रिफंड का दायरा बढ़ाकर इन सभी खर्चों को शामिल किया जाए और नियमों को आसान बनाया जाए। इस समस्या का असर इंश्योरेंस, फार्मा, एफएमसीजी, एडिबल ऑयल और ई कॉमर्स जैसे कई सेक्टर्स पर पड़ रहा है, जहां सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रोडक्शन महंगा होगा, एक्सपोर्ट कमजोर पड़ेगा और मेक इन इंडिया जैसे बड़े सरकारी प्लान्स पर भी असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की 2026 ग्रोथ आउटलुक को घटाकर 5.9% कर दिया है, जो पहले करीब 7% मानी जा रही थी। इसका सीधा संकेत है कि ग्लोबल हालात, खासकर तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल तनाव, इंडिया की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं और मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल रहे हैं। इस पूरे दबाव की सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल है, जो $100 के ऊपर बना हुआ है और आगे मार्च में $105 और अप्रैल में $115 तक जा सकता है। इंडिया एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए तेल महंगा होते ही कंपनियों की लागत, इन्फ्लेशन और फिस्कल बैलेंस तीनों पर असर पड़ता है। इसी का असर इन्फ्लेशन पर भी दिख रहा है, जहां अब 4.6% तक जाने का अनुमान है। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आम खर्च बढ़ेगा और कंपनियों के मार्जिन्स दबाव में आएंगे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम थोड़ा कमजोर हो सकता है। महंगाई और ग्लोबल दबाव को देखते हुए अब मार्केट ये मानने लगा है कि आरबीआई रेट कट नहीं बल्कि 0.50% तक रेट हाइक भी कर सकता है। इसका असर लोन रेट्स पर पड़ेगा, जिससे रियल एस्टेट, ऑटो और बैंकिंग जैसे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। इंडियन रुपी भी लगातार दबाव में है और 2026 में अब तक करीब 4% कमजोर हो चुका है। कमजोर रुपए की वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ता है और कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से बॉन्ड मार्केट में भी बड़ी हलचल है, जहां 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड एक साल के हाई 6.82% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि मार्केट अब लंबे समय तक ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के लिए तैयार हो रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे स्ट्रॉन्ग डॉलर, एफआईआई आउटफ्लोज और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने यील्ड्स को और ऊपर धकेला है, जबकि सिस्टम लिक्विडिटी भी सरप्लस से डेफिसिट में चली गई है। इससे ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी टाइट हो गई हैं, जो मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव संकेत है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि बॉन्ड मार्केट जहां कॉशन दिखा रहा है, वहीं इक्विटी मार्केट में करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस अब आकर्षक लगने लगे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हालात ज्यादा नहीं बिगड़ते तो यही फेज इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स में एंट्री का मौका बन सकता है। अगली खबर, सरकार ने RODTEP स्कीम के तहत पूरे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फिर से बहाल कर दिए हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स को बड़ा राहत मिला है। इससे प्रोडक्शन में दिए गए हिडन टैक्सेस का रिफंड मिलेगा और कॉस्ट कम होगी। RODTEP स्कीम का मकसद है एक्सपोर्टर्स को फ्यूल, बिजली और अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफंड देना, जो पहले उन्हें नहीं मिल पाता था। इससे ग्लोबल मार्केट में इंडिया की कंपेटिटिवनेस बेहतर होती है। पहले इंसेंटिव्स 50% तक घटा दिए गए थे, जिससे एक्सपोर्टर्स की लागत बढ़ गई थी और ऑर्डर्स मिलने में दिक्कत हो रही थी। अब इस फैसले को वापस लेने से सेंटिमेंट सुधरेगा और एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसका फायदा टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, लेदर और इंजीनियरिंग सेक्टर को मिलेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज और बाटा इंडिया जैसे स्टॉक्स पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर, यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट्स अब सितंबर और दिसंबर तक टल सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी यानी सस्ता पैसा आने में देरी होगी, जो स्टॉक मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक ऊंचे रहते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। इससे इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और एफआईआईज की सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगली खबर, नितिन गडकरी के मुताबिक इंडिया हर साल करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक हाईवेज में निवेश जुटा सकता है, जो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने से सिर्फ सड़कें नहीं बनती, बल्कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ का मजबूत बेस तैयार होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का सबसे बड़ा फायदा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जहां सरकार का हर 1 रुपया खर्च लगभग 3 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करता है। इससे जीडीपी ग्रोथ तेज होती है, रोजगार बढ़ता है और ओवरऑल डिमांड मजबूत होती है, जिसका फायदा कई सेक्टर्स को मिलता है। सरकार का प्लान है कि 5 लाख करोड़ रुपए बाजार से और 3.2 लाख करोड़ रुपए बजट के जरिए जुटाकर रोड प्रोजेक्ट्स को तेजी दी जाए। इससे कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील और कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनियों को लगातार ऑर्डर्स और ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं।
द्वारका एक्सप्रेसवे इसका एक मजबूत उदाहरण है, जहां सड़क बनने के बाद आसपास 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आया। आगे पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे और मुंबई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाकर कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फायदा होगा। हालांकि एग्जीक्यूशन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन की रफ्तार घटकर 32 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन रह गई है और कई प्रोजेक्ट्स लैंड एक्विजिशन जैसी समस्याओं में अटक जाते हैं। अगर इन बॉटलनेक्स को दूर किया गया, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का पूरा फायदा इकोनॉमी और इन्वेस्टर्स को मिल पाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एनएक्स्ट्रा डेटा के साथ एमओयू साइन किया है, जिसका फोकस इंडिया के डेटा सेंटर्स को राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करना है। ये डील इस बात का संकेत है कि डेटा कंजम्पशन और एआई ग्रोथ के साथ रिन्यूएबल पावर की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है और एनटीपीसी इस ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि फाइनेंशियल्स थोड़ा चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू 29% बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट 73% गिर गया है। इसका मतलब है कि कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। इसलिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट दिखती है। वारे एनर्जीज ने 3,900 करोड़ रुपए का केपेक्स अप्रूव किया है, जिसके तहत ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, जिससे कंपनी अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ाकर कॉस्ट कम कर सकती है और फ्यूचर में मार्जिन्स इंप्रूव कर सकती है। साथ ही वारे ट्रांसपावर में स्टेक बढ़ाकर 75% करना दिखाता है कि कंपनी ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, खासकर जब रिन्यूएबल इंफ्रा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात में 10,189 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके नई कैपेसिटी ऐड करने का फैसला लिया है, जिससे 2.5 लाख व्हीकल्स पर ईयर का एडिशनल प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि कंपनी को फ्यूचर डिमांड पर कॉन्फिडेंस है। कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पहले से फुली यूटिलाइज्ड है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड का संकेत है। ऐसे में ये एक्सपेंशन ऑटो सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्केट शेयर गेन के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के नजरिए से। मीशो के शेयर्स में हाल ही में 6% की तेजी आई है, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी कमजोर है, क्योंकि स्टॉक अपने हाई से 40% नीचे और की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि रिकवरी अभी शुरुआती स्टेज में है और कंफर्मेशन बाकी है। कंपनी ने वाणी नाम का AI बेस्ड वॉइस शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो खासतौर पर टियर 2 और छोटे शहरों के यूजर्स को टारगेट करता है। अगर ये इनिशिएटिव सफल होता है तो मीशो को यूजर ग्रोथ और एंगेजमेंट में बड़ा फायदा मिल सकता है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को सपोर्ट करेगा। SBI फंड्स मैनेजमेंट IPO लाने जा रही है, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स स्टेक बेचेंगे। ये AMC स्पेस के लिए एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी बढ़ रहा है और लॉन्ग टर्म में सेक्टर की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। लेकिन रिस्क ये है कि कंपनी की अर्निंग्स पूरी तरह AUM पर डिपेंड करती हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है या इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर असर पड़ेगा। इसलिए ये बिजनेस इनहेरेंटली मार्केट लिंक्ड रिस्क कैरी करता है। स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ाकर 17.58 रुपीस कर दी है, जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये स्टेप दिखाता है कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रही है और लॉसेस कम करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं जोमैटो ने भी सिमिलर फी हाइक किया है, जिससे साफ है कि पूरा सेक्टर अब प्राइसिंग पावर यूज़ कर रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इससे मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन अगर चार्जेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो डिमांड पर असर पड़ सकता है, जो ग्रोथ के लिए एक पोटेंशियल रिस्क बनता है। BPCL और सेमकॉर्प की JV न्यू एंड ग्रीन एनर्जी ने नुमलीगढ़ रिफाइनरी के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हर साल 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई होगी। ये डील दिखाती है कि ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर अब धीरे धीरे क्लीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। TVS मोटर्स ने 2026 के लिए ₹12 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसमें 31 मार्च रिकॉर्ड डेट रखी गई है और कुल पे आउट करीब 570 करोड़ रुपए होगा। इन्फोसिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, जहां वो नॉटिंघम हब सिस्टम को मैनेज और अपग्रेड करेगी। इस डील का फोकस स्टूडेंट लाइफ साइकिल और डिजिटल एक्सपीरियंस बेहतर करना है। NCLAT ने अदानी एंटरप्राइजेस के जयप्रकाश एसोसिएट्स रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि वेदांता ने हायर बिड होने के बावजूद चैलेंज किया है। ये केस दिखाता है कि IBC प्रोसेस में लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और कंपटीशन दोनों हाई हैं, जिससे रेजोल्यूशन टाइमलाइंस और आउटकम्स पर असर पड़ सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स को सिटी ने अपनी पैन एशिया फोकस लिस्ट में शामिल किया है और 9,600 रुपीस का टारगेट दिया है, जो करीब 34% अपसाइड दिखाता है। इससे साफ है कि ब्रोकरेज को हेल्थ केयर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, प्रीमियम वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी पर भरोसा है। कोटक महिंद्रा बैंक को नोमुरा ने अपग्रेड करके बाय रेटिंग दी है और 445 रुपीस का टारगेट दिया है, जो करीब 25% अपसाइड दिखाता है। ये अपग्रेड संकेत देता है कि बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रही हैं और क्वालिटी बैंक्स में सिलेक्टिव बाइंग का मौका बन रहा है।
अर्बन कंपनी को लेकर मोतीलाल ओसवाल कॉशियस नजर आ रहा है क्योंकि स्टॉक लिस्टिंग के बाद अपने हाई से करीब 43.8% गिर चुका है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ विजिबिलिटी से जुड़े रिस्क अभी भी बने हुए हैं, इसलिए नियर टर्म में बड़ा अपसाइड सीमित हो सकता है। नैटको फार्मा ने अपने एग्रोकेमिकल्स बिजनेस को डिमर्ज करने का फैसला लिया है, जिसमें शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशो में नई कंपनी नैटको क्रॉप हेल्थ साइंसेज के शेयर्स मिलेंगे। ये कदम बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और वैल्यू अनलॉकिंग के नजरिए से पॉजिटिव माना जाता है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर एनालिस्ट्स काफ़ी बुलिश हैं, जहां 42 में से 28 ने बाय रेटिंग दी है और करीब 25 से 26% अपसाइड का अनुमान है। इसका मतलब है कि एनबीएफसी स्पेस में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ विजिबिलिटी के चलते ये स्टॉक इंस्टीट्यूशनल पसंद बना हुआ है। टाटा स्टील ने अपनी सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग्स में 1680 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे ये होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बनी रहेगी। ये कदम ग्लोबल ऑपरेशंस को मजबूत करने और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस को 189 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसे कंपनी अपील करेगी। ऐसे टैक्स डिस्प्यूट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट पर असर डालते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम पर डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस को भी 126.46 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, जो AY 2023-24 से जुड़ा है। ये रेगुलेटरी रिस्क को दिखाता है, हालांकि बड़े इंश्योरर्स के लिए ऐसे इश्यूज आम होते हैं और जनरली लीगल प्रोसेस के बाद क्लैरिटी आती है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज ने 8000 करोड़ रुपए का IPO लाने के लिए DRHP फाइल किया है, जिसमें फंड्स का उपयोग डेट कम करने, स्टेक एक्विजिशन और एक्सपेंशन में होगा। ये हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोइंग डिमांड और कंसोलिडेशन ट्रेंड को दर्शाता है। सीगल इंडिया की सब्सिडरी को मिला 207 करोड़ रुपए का टेंडर पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। ऐसे कैंसिलेशंस एग्जीक्यूशन रिस्क को दिखाते हैं, जिससे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और नियर टर्म रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। JP मॉर्गन के मुताबिक 2027 में IT सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी धीमी रह सकती है, जहां इन्फोसिस के लिए 2 से 5% और HCL टेक्नोलॉजीज के लिए 3 से 6% ग्रोथ का अनुमान है। वहीं विप्रो के लिए -2% से 0% तक की ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो सेक्टर में कमजोरी का संकेत है। Q4 2026 में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लेकिन पहले जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ी कम रह सकती है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और AI डिसरप्शन की वजह से डील्स के रैंप अप और क्लोजर में देरी हो रही है, जिससे ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर भी मिक्स ट्रेंड दिख रहा है, जहां TCS में हल्की 1.6% ग्रोथ आ सकती है, जबकि इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 1.5% के आसपास है, जो स्लोडाउन को क्लियरली दिखाती है। मिड कैप IT कंपनियों में थोड़ा बेहतर ट्रेंड दिख रहा है, जहां टाटा टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स और एम्फसिस बेहतर ग्रोथ दिखा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सेक्टर आउटलुक वीक बना हुआ है, क्योंकि JP मॉर्गन ने डिमांड रिकवरी की विजिबिलिटी कम होने के चलते फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट